नमस्कार दोस्तों, मैं यज्ञेश सर यज्ञेश स्टडी सर्कल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिज़िक्स क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड का जो न्यू सिलेबस 2020 में लॉन्च हुआ उसके बारे में। हम देखने जा रहे हैं फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल में मैं हमेशा 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड इसके एजुकेशनल वीडियो भेजते जाता हूँ, जिसमें भी आपके सब्जेक्ट मैथ्स, साइंस, इंग्लिश ये तीनों सब्जेक्ट स्कोर होते हैं। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इसके थर्ड पार्ट के लिए। मैंने इसके फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट अपलोड कर दी है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, तो पहले आप वो देख। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस थर्ड पार्ट का। पहला टॉपिक है हमारा कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम होता क्या है दोस्तों? आपने ये जो वॉच मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, वो वॉच आपने देखी होंगी। उसके नीचे जो घंटा आपको दिख रहा है, जो उसमें लेफ़्ट राइट ये मोशन करते रहते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है पेंडुलम। और ऊपर उस पेंडुलम का जो बड़ा सा जो हिस्सा होता है उसे कहा जाता है बॉब। तो कोनिकल पेंडुलम क्या होता है कि अगर अ टाइनी मास दैट इज़ कॉल्ड बॉब connected to the long, flexible, massless, extensible string and suspended to a rigid support is called the pendulum। यानी स्ट्रिंग के माध्यम से जिसका जो फ्लेक्सिबल होता है, जिसका मासलेस होता है, एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से अगर उस बॉब को अगर हम अटैच करते हैं रिजिड सपोर्ट के साथ में, और फिर वो उसे राउंड सर्कल में अगर हम उसे गोल घुमाते हैं तो उसे कहा जाता है पेंडुलम। If the string is made to oscillate in the single vertical plane, we called is the simple pendulum। और उसे हम सिंगली वर्टिकल प्लेन में अगर हम उसको ऑसिलेट करते हैं तो वो कहलाएगा हमारा सिंपल पेंडुलम। इसी उसके पेंडुलम के जो मोशन है, वो मोशन को हम इस डायग्राम में एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कि ब्लू वर्ड्स में उसको लिखा हुआ है। जो पॉइंट होता है उसे फ्रिक्शनलेस पाइवोट कहते हैं। वही डार्क लाइन जो की है वो है मासलेस रॉड, और उसके बगल में जो एम्पलीट्यूड बना हुआ है, एम्पलीट्यूड और मासलेस रॉड का जो एक एंगल बन रहा है, एक त्रिकोण जिसमें बना हुआ है, उसका एंगल कहा जाता है थीटा। मास जब बीच में होता है तो वो कहलाती है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। वही अगर बॉब लेफ़्ट साइड में अगर मूव होता है तो उसे कहा जाता है बॉब्स ट्रैजेक्टरी, और वही बॉब अगर राइट साइड में मूव होता है तो उसे कहा जाता है मैसिव बॉब मूवमेंट, ठीक है। तो ये डायग्राम को आप अच्छे से स्टडी कीजिए, क्योंकि इसी के आधार पे अगर आपको डायग्राम पूरी तरीके से समझ में आता है तो उसकी डेफिनेशन, उसका एक्सप्लेनेशन आपको आसानी से होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। तो कोनिकल पेंडुलम बहुत बार चलो अब उसका एक्सप्रेशन देखते हैं कोनिकल पेंडुलम का डिटेल में। द स्ट्रिंग बोले तो जिससे बॉब अटैच होता है वो वायर। द स्ट्रिंग मूव अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द वर्टिकल एक्सिस एंड द पॉइंट ऑब्जेक्ट परफॉर्म द यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन। दिस सिस्टम कॉल्ड द कोनिकल पेंडुलम। जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया आपको कि अगर जैसे आइसक्रीम का कोन होता है तो आइसक्रीम के कोन को हम उल्टा कर देते हैं, और जो पॉइंट होता है वो रिजिड सपोर्ट होता है, और उस तरीके से अगर हम गोल घुमाते हैं उस पेंडुलम को तो वो एक कोन बनाता है, और जिसे इसलिए उसको कहा जाता है कोनिकल पेंडुलम। अब कोनिकल पेंडुलम में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती है तो वो सारी चीज़ें दिखेंगे। सबसे पहले एक्सप्रेशन समझने से पहले आपको ये डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। आप इस डायग्राम के तरफ ध्यान से देखिए, फिगर 1.9a इन इनर्शियल फ्रेम में। तो सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम में क्या दिया हुआ है पहले वो देखेंगे। सबसे पहले सी के तरफ देखो, सी क्या है? सर्कल के सेंटर में सी दिया है, वो सर्कल का सेंटर है। वैसे हम ऊपर में देते हैं तो वहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में हुआ है, जिसे कहा जाता है यल कॉस थीटा। वही हम सी वाले पॉइंट के राइट साइड में अगर जाते हैं तो ये होता है हॉरिजेंटल टेंशन, जिसे टी नॉट साइन थीटा इंडिकेट करता है, ठीक है। बी पॉइंट में बॉब पुट किया गया है। बॉब का ऊपर का जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो टेंशन अप्लाई उसे होता है उसे टी नॉट कॉस थीटा कहता है। वही नीचे डायरेक्शन में बोले तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉब का जो वेट होता है उसे mg कहा जाता है। यानी बॉब राइट साइड के एक पॉइंट में अगर वो जाता है
तो वो तीन तरीके के मोशन परफॉर्म करता है। एक होता है टी नॉट कॉस थीटा, टी साइन थीटा और यम जी। ओके, और स्ट्रिंग जो होता है उसमें टी नॉट जो प्रेशर अप्लाई होता है, टेंशन पैदा होता है उस स्ट्रिंग पे। ठीक है, रिजिड सपोर्ट जो है वो ए पॉइंट से इंडिकेट किया गया है। ये हो गया हमारा इनर्शियल फ्रेम का। नॉन इनर्शियल फ्रेम में कैसा है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी डायग्राम लगभग सेम है, लेकिन इसके जो मोशन है वो थोड़े से अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो हॉरिजेंटल दिया हुआ है टी नॉट साइन थीटा। यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ परफॉर्म करता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, इसलिए इसमें यम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी यहाँ पे वर्क दिया हुआ है। टी नॉट कॉस थीटा ऊपर डायरेक्शन में, नीचे में एम जी दिया है। टेंशन टी नॉट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यल कॉस थीटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये डायग्राम दोनों को आप समझिए। ठीक है, अब इसमें जो सिंबल दिए उसका मीनिंग क्या होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले कोनिकल पेंडुलम बॉब ऑफ मास, उसे इंडिकेट किया गया यम, यानी पेंडुलम का मास है यम। यल जो है कैपिटल यल को कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉब आर्म, अब जो फोर्स अप्लाई होता है बॉब पे वो तीन तरीके के फोर्स होते हैं। पहला कहा जाता है यम जी। यम जी क्या होता है? यम जी को कहा जाता है इट्स वेट डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। डायग्राम के देखो यम जी का दिखा गया है, दिखा तो यम जी जो होता है वो उसका बॉब का वेट होता है, और वेट डायरेक्टली ऊपर से नीचे के तरफ उसका वेट अप्लाई होता है। टी नॉट दिया गया है द फोर्स ड्यू टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो रिजिड बॉडी से स्ट्रिंग अटैच होती है, ठीक है, उस पर जो टेंशन पैदा होता है जिसे टी नॉट इंडिकेट किया गया है। जो थीटा इंडिकेट किया गया है, थीटा आपको डायग्राम में दिख रहा है, उसे कहा जाता है एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल एट एनी पोजीशन। एनी पोजीशन में दो जोनों का एंगल बनता है, दैट इज थीटा इंडिकेट होता है। द रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी हॉरिजेंटल एंड डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर सी ऑफ द सर्कुलर मोशन। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे हॉरिजेंटल दिया हुआ है। कौन सा दिया है? सी पॉइंट के तरफ, बोले तो टी नॉट साइन थीटा ये दिया हुआ है, और वो सेंटर के तरफ हो रहा है, तो कौन सा फोर्स होगा वहाँ पे? सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल? बिल्कुल सही, यहाँ पे होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, यही एक्सप्रेशन आगे देखते हैं। डायग्राम वही सेम है, यहाँ पे दिया हुआ है नॉन इनर्शियल फ्रेम का। अब देखो द हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो टी नॉट साइन थीटा है, देन बिकम द रिजल्टेंट फोर्स विच इज सेंट्रीपिटल। जैसे ही कहा है कि टी नॉट थीटा की वैल्यू और इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एक सरीके है, इसका मतलब टी नॉट साइन थीटा इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है? यम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। वही अगर यहाँ पे डायग्राम की तरफ देखो टी कॉस थीटा, अब टी नॉट कॉस थीटा क्या होता है? द वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो, जिसे वर्टिकल कंपोनेंट को टी नॉट कॉस थीटा कहते हैं। वो बैलेंस करता है, किसको बैलेंस करता है? एम जी को, बोले तो वेट ऑफ बॉब को। तो इनडायरेक्टली इसका इक्वेशन कैसा होगा? टी नॉट कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। इसको हम इंडिकेट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। नीचे वाली स्टेप में क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 बाय द इक्वेशन 2 को। सबसे पहले इक्वेशन 1 ऊपर लिखेंगे, तो इक्वेशन 1 में क्या है? यम आर ओमेगा स्क्वायर, और इक्वेशन 2 में क्या है? उसके कंपैरिजन में अपॉन में आएगा एम जी इक्वल्स टू, वही इक्वेशन 1 में टी नॉट साइन थीटा था, इक्वेशन 2 में उसके अपॉन में आ जाएगा टी नॉट कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसमें से क्या क्या कैंसिल होगा? मैंने रेड शेडिंग में उसको किया हुआ है, वो कैंसिल हो जाएगा, एम कैंसिल हो जाएगा, टी नॉट कैंसिल हो जाएगा, जी इक्वल के उस साइड में चला जाएगा, और आर उसके अपॉन में आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। लेकिन हमारा ये कह रहा है कि जो रेडियस है आर, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन बता रहा है, और रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन आर इक्वल्स टू क्या होता है? यल साइन थीटा। तो जहाँ पे अपॉन में हमारे इक्वेशन में आर दिया है उसके जगह हम क्या पुट करेंगे? यल साइन थीटा। क्यों? क्योंकि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और टी इज़ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ बॉब। अब जो टी है वो एक सर्कल, यानी बॉब जब कोनिकल पेंडुलम में गोल घूमता है तो वो
एक पीरियड रिवॉल्व करने के लिए कितना समय लगता है, तो टी ये हमारा पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है। अब यही इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर को हटा दिया तो अपोजिट इक्वल वाली वैल्यू किस में चली जाएंगी, स्क्वायर रूट में। साइन थीटा इसमें कैंसिल हो जाएगा। फिर बचा क्या हमारा बचेगा सिर्फ और सिर्फ जी अपॉन यल कॉस थीटा। लेकिन बट क्या है, ओमेगा की हमारी वैल्यू एक आती है 2 पाई अपॉन टी। क्यों हमने ये लगाया, क्योंकि हमें पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी निकालना है। अब यही इक्वेशन को राइट साइड में देखिए, तो हमने जहाँ पे ओमेगा है वहाँ पे 2 पाई अपॉन टी लिखा है, इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी साइन थीटा अपॉन यल साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे हम साइन थीटा जो ब्लू शेडिंग में दिखा हुआ है वो हम कैंसिल कर देंगे। बचा क्या हमारे पास, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। जहाँ पे 2 पाई है वो अपॉन में आ जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा। वही स्क्वायर रूट की वैल्यू भी नीचे की वैल्यू ऊपर की वैल्यू नीचे कर देंगे। तो हमारा टी अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यल कॉस थीटा अपॉन जी, ये वैल्यू बन के तैयार हो जाती। 2 पाई को इक्वल के उस साइड में लेके गए तो क्या हमारा पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या बन जाता है, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ यल कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोनिकल पेंडुलम अगर गोल घूमता है तो एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए उसको कितना समय लगेगा, तो वो लगेगा इस इक्वेशन के हिसाब से 2 पाई अंडर रूट ऑफ यल कॉस थीटा अपॉन जी। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि इसके आधार पे हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ओके, अब हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन एन। अब वो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन गोल तो घूम रहा है लेकिन उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो फ्रीक्वेंसी अब निकालेंगे और फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट किया जाता है एन से। और लेकिन हमारे पास एन का फॉर्मूला क्या है, एन इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। तो ऑब्वियसली जहाँ पे टी है उसका इक्वेशन लगाएंगे तो हमें टी की वैल्यू अपॉन में हो जाएंगी। तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी अपॉन यल कॉस थीटा। ये इक्वेशन बन के हमारा तैयार हो जाता है। तो आपके पास अभी हमने कौन सा इक्वेशन निकाला, हमने इसमें हमारा पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का भी फॉर्मूला हमको मिल गया और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का भी फॉर्मूला मिल गया। ये दोनों फार्मूले बेटा अच्छे से याद करके रख लो क्योंकि इसी फार्मूले पे पूरा ये कोनिकल पेंडुलम डिपेंड है और आपको न्यूमेरिकल में भी बहुत काम में आएगा ये। आगे देखते हैं डू यू नो। अब ये जो इक्वेशन एक्सप्रेशन हमने देखा उसके आधार पे कुछ कंसेप्ट हमारे बनते हैं, वो हमें समझना है। देखिए बेटा, मैं ये सारे वीडियो जो है पूरे आपके बुक के पॉइंट के हिसाब से ही, बुक के हिसाब से ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ और बुक के हर एक कंटेंट को इसमें कवर करता हूँ। तो ऑब्वियसली इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है बेटा, तो बिल्कुल आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। तो देखते हैं डू यू नो फॉर अ गिवन सेटअप यल एंड द जी आर द कांस्टेंट। यहाँ पे यल यानी लेंथ जो होती है वो कांस्टेंट होती है, जी बोले तो ग्रेविटी भी क्या होती है, दोनों में कांस्टेंट होती है। बोथ द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन थीटा, लेकिन उसका रोटेशन जो होता है पीरियड और उसकी फ्रीक्वेंसी ये डिपेंड होगी थीटा में कि उसका एंगल कितना बड़ा। अगर स्ट्रिंग छोटी होंगी तो एंगल छोटा होगा, स्ट्रिंग बड़ी होंगी तो एंगल बड़ा होगा। तो पीरियड कितना होगा, फ्रीक्वेंसी ये चेंज होंगी, ये डिपेंड करेगा उसका थीटा कितना है। लेकिन इसमें लेंथ और ग्रेविटी दोनों कांस्टेंट रहेगी। ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन पॉइंट सेकेंड द स्ट्रिंग कैन नेवर बिकम द हॉरिजेंटल। जब वो रिवॉल्व करती है तो स्ट्रिंग कभी भी हॉरिजेंटल नहीं होती है। दिस कैन बी एक्सप्लेन इनटू 2 डिफरेंट वे। अब क्यों नहीं होती है तो ये 2 तरीके से समझाता हूँ। पॉइंट ए में देखो, इफ़ द स्ट्रिंग बिकम द हॉरिजेंटल, अगर वो हॉरिजेंटल होगी, द फोर्स ड्यू टू द टेंशन विल ऑल्सो बी द हॉरिजेंटल। तो उसका टेंशन भी कैसा होगा, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होगा। इट्स वर्टिकल कंपोनेंट विल बी देन जीरो, और उसके ऊपर के जो डायरेक्शन होगा वो टोटली जीरो होगा। सो इन दिस केस नथिंग विल बी देयर टू बैलेंस द एम जी। अब वर्टिकली अगर उसका जीरो होगा तो एम जी भी ऑब्वियसली क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। अभी हमने एक्सप्रेशन में देखे थे, ठीक है, जहाँ पे टी नॉट कॉस थीटा देखा था हमने, उसके अपॉन में क्या था, एम जी था। ये इक्वेशन में हम देख चुके हैं। तो ऊपर की वैल्यू जीरो होगी तो नीचे की भी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो ये पहली केस होगी स्ट्रिंग बिकम द हॉरिजेंटल की।
सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, फॉर द हॉरिजेंटल स्ट्रिंग, अगर हॉरिजेंटल स्ट्रिंग अगर आई इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, सो दिस विल बी इंडिकेट दैट द फ्रीक्वेंसी टू बी द इनफाइनाइट एंड द पीरियड टू बी द ज़ीरो। तो उसकी फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट होंगी लेकिन पीरियड उसका क्या होगा, ज़ीरो होगा। विच आर द इम्पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। ऑल्सो इन दिस केस द टेंशन, और इसमें टेंशन कितना होता है, यानी जब स्ट्रिंग से अगर कोई बॉब लटकता है और जब हम उसको रोटेट करते हैं तो ऑब्वियसली रिजिड बॉडी से जो स्ट्रिंग लटकी है उस पर टेंशन तो पैदा होगा। तो टेंशन कितना होता है, तो ये फार्मूला भी आपको टेंशन का मिल गया। तो टेंशन होता है टी नॉट इक्वल्स टू एम जी अपॉन कॉस थीटा इन द स्ट्रिंग। एंड द काइनेटिक एनर्जी बोले तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, सर्कुलर है, तो कैसा होगा, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, आर ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ऑफ द बॉब विल बी इनफाइनाइट। ये आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर कैसे है समझ में आया ना आपको, क्योंकि वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, ओके, और वो स्क्वायर में, इसलिए ये भी वैल्यू स्क्वायर में आ गई दोनों। तो फाइनली हमने ये देखा था इसमें कि हमारे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला इसका फॉर्मूला क्या बनता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का, 1/2 अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा, ये याद रखिएगा, ठीक है। आपको एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करने में ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये दोनों कंसेप्ट अपने फॉर्मूले के आधार पे हमने क्लियर कर दिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम, ये एक न्यूमेरिकल सॉल्व्ड एग्जांपल दिया हुआ है मेरी गो राउंड। आप सर्कस देखने गए होंगे या कभी मेले में गए होंगे तो आपने इस तरीके से बैठ देखे होंगे कि घोड़े की सवारी की होगी, उसमें रॉड जो गोल गोल घूमता है और छोटे बच्चे उस घोड़े पे बैठते हैं और वो सर्कुलर गोल गोल घूमते रहता है। तो वो कैसा कंसेप्ट होता है उसके आधार पे ये दिया गया है। अब मेरी गो राउंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल vertical pillar. At the top of there are the horizontal rod which can the rotate about the vertical axis. At the end of this the horizontal rod there is a vertical rod fitted like the elbow joint at the lower end of the each vertical rod, and there is the horse on which the rider can sit as the merry-go-round is set into the rotation, and this vertical rod move away from the axis by the making some angle with the vertical। अब इस रॉड को थोड़ा सा देखिए, सेंटर से रॉड हॉरिजेंटल दिया है 2.1 मीटर, और उसको अगर थोड़ा सा मोड़ देते हैं, थोड़ा सा झुका देते हैं जहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, अब वो रॉड थोड़ा सा मुड़ गया तो वो कितना सेंटीमीटर मुड़ा हुआ है, 1.5 सेंटी पर मुड़ा हुआ है, और उस पर हमने हॉर्स अटैच किया है। हॉर्स से लेके तो वो सेंटर का जो डिस्टेंस होता है, रेडियस दिया गया हमें हमारे पास आर, ओके। ये पूरा मैरी गो राउंड का स्ट्रक्चर हमें दिया गया है। द फिगर अबो द शो द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द मैरी गो राउंड इन विच द इनिशियली द वर्टिकल रॉड आर द इंक्लाइन बोले तो थोड़ा सा मुड़ा हुआ विद द वर्टिकल एट द 37 डिग्री, और वो कितना मुड़ रहा हुआ है, जहाँ पे थीटा दिया हुआ है ना, वो एंगल कितना दिया है, 37 डिग्री दिया है। सो ड्यूरिंग द रोटेशन, तो जब वो गोल घूमता है तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द मैरी गो राउंड। अभी हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन बोले तो यन का फॉर्मूला अभी हमने निकाला था, उसी फॉर्मूले के आधार पे हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे गिवन वैल्यू क्या दी है, देखो यहाँ पे यूज़ जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 होती है, लेकिन यहाँ पे जी इक्वल्स टू क्या लेना है, पाई स्क्वायर लेना है, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 37 डिग्री। अगर आप नेचुरल साइन में जाते हो और साइन 37 डिग्री में देखते हो तो उसकी वैल्यू आपको 0.6 ये मिलेगी, और ये तो यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, लेंथ ऑफ द हॉरिजेंटल रॉड एच इक्वल्स टू कितना दिया है, हॉरिजेंटल रॉड को एच से इंडिकेट किया है जो 2.1 मीटर है। लेंथ ऑफ द इनिशियल वर्टिकल रॉड, ठीक है, इनिशियल वर्टिकल रॉड को वी से इंडिकेट किया है जो कि 1.5 मीटर है। थीटा कितना दिया है, थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री दिया हुआ है, ओके। सो रेडियस ऑफ द हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन ऑफ द राइडर, ये फॉर्मूला है, क्या है, रेडियस ऑफ द हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन ऑफ द राइडर। तो उसका फॉर्मूला क्या है, एच
प्लस वी साइन 37 डिग्री, ठीक है। वी साइन थीटा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू 37 दिया हुआ है, तो वैल्यू पड़ती है। आपने एच की वैल्यू क्या पुटअप करना है अपने को 2.1, प्लस वी की वैल्यू क्या रखना है अपने को 1.5, और ऑब्वियसली साइन 37 की वैल्यू क्या है ऊपर 0.6। ये सारे वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3.0 मीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ द हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन। तो यानी वो मैरी गो राउंड गोल कितने डिग्री रेडियस से वो सर्कुलर घूमेगा, तो वो है 3.0 मीटर के रेडियस पे वो हॉर्स घूमते रहेंगे और सर्कुलर घूमते रहेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि टी इज़ द टेंशन अलोंग द इंक्लाइंड रॉड। टी टेंशन है, कौन सा है, जो मुड़ा हुआ है, हॉरिजेंटल नहीं, जो कि इंक्लाइंड है, मुड़ा हुआ है 1.5 डिग्री जिसकी वैल्यू है, तो उसका टेंशन दिया हुआ है इंक्लाइंड रॉड का, ठीक है। तो वो कितना है, टी कॉस थीटा है। अब जब टी कॉस थीटा हमने डायग्राम में देखा था, टी कॉस थीटा के अपोजिट में क्या वर्क करता है, एम जी। ओके, और टी साइन थीटा के इसमें क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है यहाँ पे, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये दो इक्वेशन है, ठीक है। अब एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ये सारी वैल्यू कितनी आती है हमारी, 4 पाई एम आर एन स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ओमेगा की वैल्यू हमने यहाँ पे एम आर एन स्क्वायर दी गई है। अब इसी इक्वेशन को हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। हमारा जो फॉर्मूला है, देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर एन स्क्वायर अपॉन जी। ओके, हमें एन की वैल्यू निकालना है, एन को उस साइड में लेके जाओ, ठीक है। और स्क्वायर रूट में एन की वैल्यू क्या बन के तैयार हो जाती है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ tan थीटा अपॉन 4 पाई आर इक्वल्स टू, अब इसको अगर हम सॉल्व आउट करते हैं तो हमारी जो वैल्यू बनती है हाफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड इनवर्स। और याद रखिए हमारे पास जो जी की वैल्यू है उसे पाई स्क्वायर ये हमें पुट करना है, ऊपर में पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगी, और फाइनल हमारी रिवॉल्यूशन वैल्यू आती है इसमें हाफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ओके, तो चलिए अभी हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं इसका 1.5 का। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोनिकल सेक्शन ऑफ द फ्यूनल आपने देखा होगा, इस तरीके का फ्यूनल होता है। तो उसका जो राउंड है वो लगभग 37 डिग्री है। सो देयर इज़ अ स्मॉल बॉल केप्ट इनसाइड द फ्यूनल, अगर उसके अंदर हम स्मॉल बॉल अगर डालते हैं ऑन द रोटेटिंग द फ्यूनल, वो ऐसा गोल 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 घूमते हुए जाएगा। द मैक्सिमम स्पीड दैट द बॉल कैन मूव इन ऑर्डर टू रिमेन इन द फ्यूनल इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। और जो बॉल उस फ्यूनल से ऐसा गोल गोल घूम के निचले वाले डाउनवर्ड में जाएगा तो वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएगा। तो कैलकुलेट द इनर रेडियस ऑफ द ब्रीम ऑफ द फ्यूनल, तो निचले वाले हिस्से की जो रेडियस है, इनर रेडियस, वो हमें निकालना है। इज़ देयर एनी लिमिट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, अब उसकी लिमिट भी कितनी होगी, यानी क्या उसकी कोई लिमिट होगी फ्रीक्वेंसी की, रोटेशन घूमने की उसकी, हाउ मच इज़ इट, अगर होगी तो कितनी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। इज़ इट लोअर और द अपर लिमिट, क्या वो लोअर लिमिट में कैलकुलेट होगा या अपर लिमिट में होगा, वो हमें निकालना है। गिव द लॉजिकल रीजनिंग, जो भी कारण देना है अपने को रीज़न के साथ में देना है, एक्सप्रेशन के साथ में देना है, फॉर्मूले का आधार से हमें एक्सप्लेन करके देना है। ओके, तो यहाँ पे हमें गिवन दिया हुआ है जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, एंड साइन की वैल्यू दी है 37 डिग्री था। साइन 37 डिग्री बोले तो कितना होता है 0.6। ये कुछ वैल्यू जो होती है ना आप याद कर लिया करो, जैसे साइन 37 डिग्री ये बार बार आएगा है तो 0.6 ही याद करके रख दिया, भले ही उसकी वैल्यू दी हो या ना दी हो, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो कंसेप्ट दिया है उसका सॉल्यूशन कैसा है, एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी, ये पहला हमारा फॉर्मूला याद रखिए इसमें फ्यूनल का। कोनिकल पेंडुलम में ये सारी चीज़ें आपको याद समझना है, ठीक है, जिसमें हॉरिजेंटल फोर्स आएगा एन साइन थीटा इक्वल्स टू कितना होगा एम जी, एंड द एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसी की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास साइन थीटा ऊपर आएगा, एन कॉस थीटा नीचे आएगा, और इसको अगर हम जब सॉल्व करते हैं तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, दोनों का tan थीटा हो जाएगा। आर जी अपॉन वी स्क्वायर, ये इक्वेशन हमारा बनता है, ठीक है।
आर को एक साइड में रख दीजिए तो होगा क्या, हमारा इक्वेशन क्या बनता है, आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर tan थीटा अपॉन जी, ये वैल्यू बनती है। अगर हमें आर मैक्सिमम निकालना है उसका रेडियस, तो मैक्सिमम रेडियस का फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, वी स्क्वायर मैक्सिमम tan थीटा अपॉन जी। ठीक है, वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास, जैसे वी स्क्वायर मैक्सिमम की वैल्यू हमें दी गई है tan थीटा, और जी की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू पुटअप करके, तो हमारा आंसर क्या निकलता है इसमें 0.3 मीटर। और v का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, और इक्वल्स टू ओमेगा की वैल्यू क्या अपने पास, ये होती है 2 पाई एन, इनडायरेक्टली क्या हो गया 2 पाई आर एन। ओके, अब ये इक्वेशन के तरफ देखो, ये डायग्राम के तरफ, यानी किस तरीके से ये फ्यूनल को एक्सप्लेन किया गया है। जो ऊपर में दिया एन साइन थीटा जो कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, नॉर्मल उनका थीटा एंगल बन रहा है वहाँ पे, अपॉन में आ गया एम जी। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन एन होगी थीटा, और यहाँ पे हॉरिजेंटल जो फोर्स होगा वो एन कॉस थीटा होगा। नीचे के तरफ जो बॉल्स घूमते हुए जाएंगे तो वहाँ का एंगल धीरे धीरे उसका रेडियस कम हो रहा है, दैट इज़ थीटा। इफ़ वी गो फॉर द लोअर लिमिट ऑफ द स्पीड वाइल द रोटेटिंग, अगर गोल घूमते हुए उसकी स्पीड कम हो गई तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, रेडियस भी जीरो हो जाएगा। ओके, क्योंकि नीचे की तरफ जाते हुए रेडियस कम हो रहा है और एक पॉइंट के पास वो जीरो हो जाता है। सो बट द फ्रीक्वेंसी एन इंक्रीज, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी उस समय में इंक्रीज़ होगी जब वेलोसिटी जीरो रहती है, रेडियस जीरो रहता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो इंक्रीज़ होगी। हैंस अ स्पेसिफिक अपर लिमिट इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसकी पर्टिकुलर जो अपर स्पीड कितनी होगी, लिमिट कितनी होगी, ये निकालना पॉसिबल नहीं होता इसमें। द प्रैक्टिकल लिमिट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन इज़ इट्स लोअर लिमिट। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो नीचे की तरफ जा रहा है तो रेडियस कम हो रहा है, तो उसकी लोअर लिमिट ही हम बता पाएंगे। इट विल बी द पॉसिबल फॉर आर इक्वल्स टू आर मैक्सिमम। इसको अगर एक्सप्लेन करना हो तो आर इक्वल्स टू आर मैक्सिमम हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि एन मिनिमम इक्वल्स टू वी मैक्सिमम अपॉन 2 पाई आर मैक्सिमम, ये होता है। वेलोसिटी है हमारी 1, 2 पाई आर की वैल्यू हो गई हमारी 0.3 पाई। ठीक है, इनडायरेक्टली ये कितना होगा, ये होगा इक्विवेलेंस 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, इतना होगा। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन इसमें भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी पूछी दी गई है, मान के चलो यूजिंग द फ्यूनल एंड द मार्बल और अ बॉल बियरिंग, ट्राई टू वर्क आउट द सिचुएशन इन द अबो क्वेश्चन। ट्राई टू रियलाइज दैट द मार्बल गोज टूवर्ड द ब्रीम, इट्स लीनियर स्पीड इंक्रीज बट इज एंगुलर स्पीड डिक्रीज, व्हेन द नियरिंग द बेस इट इज़ द अदर वे। अब मान के चलो ये फ्यूनल दिया है, उसके इर्द गिर्द हम और बॉल बेयरिंग का अगर खेल खेलते हैं और वो बॉल ऐसे गोल करके गोल गोल घूम के नीचे जाके तरफ जाएगा, तो उस कंडीशन में उसकी लीनियर स्पीड इंक्रीज़ होगी, लेकिन एंगुलर स्पीड जो होगी उसकी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, तो ये आप अदर वे तरीके से भी ये एक्सप्लेन करके उन्होंने बताया। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता क्या है, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन को समझना है तो सबसे पहले आपको ये आकाश पालना समझना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो है 2 टाइप्स ऑफ वर्टिकल मोशंस आर द कॉमनली ऑब्जर्व इन अ प्रैक्टिस। अगर इसको समझना है तो आपको ये डायग्राम की तरफ आप देखिए। ठीक है, इसमें दिया गया है कि हर एक उसमें आउटर जो क्या बोलते केज होता है उसमें हम बैठते हैं और वो गोल 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 राउंड सर्कुलर घूमते रहता है। तो स्ट्रिंग जो होती है वो सेंटर से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो इसको वो जो भी उसके जो पैसेंजर जो बैठते हैं उसको कंट्रोल करता है वो सेंटर। सो हम ये इसके एक्सप्रेशन में देखते हैं कि ए वाला पॉइंट, अ कंट्रोल वर्टिकल सर्कुलर मोशन सच, ये जो गोल घूमने वाला है जिसे कंट्रोल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहते हैं, सच दैट अ जिंट व्हील, इसे ये जिंट व्हील भी कहा जाता है और सिमिलर गेम की तरह होता है। इन दिस केस द स्पीड इज़ आइदर केप्ट कांस्टेंट और नॉट टोटली कंट्रोल बाय ग्रेविटी। इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है और आइदर ये जो होती है ग्रेविटी उसको कंट्रोल नहीं करती है, और द नॉट टोटली कंट्रोल, पूरी तरीके से ग्रेविटी द्वारा उसको कंट्रोल नहीं किया जाता है। ठीक है, उसमें एक मशीन होती है, मशीन के द्वारा उसकी एक्सीलेटर स्पीड कम ज़्यादा करते हैं। ओके, तो ये याद रखना है इसमें पॉइंट में।
सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंट्रोल। लेकिन नीचे से ऊपर के तरफ जब वो जाती है बोले तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंट्रोल ओनली बाय ग्रेविटी। नीचे से ऊपर की तरफ जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है उसे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। इन दिस केस द इनिशियली सप्लाई द नेसेसरी एनर्जी मोस्टली एट द लोअर पॉइंट, देन द ऑनवर्ड्स द इंटायर काइनेटिक इज गवर्न बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी भी बॉडी को नीचे से ऊपर जाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन ऊपर से नीचे आने के लिए उसको फोर्स लगाना नहीं होता है, क्योंकि ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ खींचती है। ओके लेकिन उसको ऊपर से नीचे की तरफ जाने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो ड्यूरिंग द मोशन देयर इज़ अ इंटर कन्वेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस जिंट व्हील में इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है। आप देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी है, साइकिलिस्ट जो है वो पहाड़ को चढ़ने के लिए क्या करता है, काइनेटिक यानी स्पीडली वो करता है, एनर्जी धीरे 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 करके वो टॉप लेवल पे पहुंचता है। तो जीरो से ऊपर की तरफ जो पहुंचता है वो पोटेंशियल एनर्जी है। नीचे से ऊपर की तरफ जाने के लिए स्टार्टिंग में उसको काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है। ऊपर जब वो पहुंच जाता है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब जैसे ही वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है एनर्जी उसकी नीचे यानी एनर्जी क्या होती है उसकी आउट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि एक बच्ची है, ऊपर में बॉल पकड़े हुए वो उसका पोटेंशियल है, नीचे की तरफ वो बॉल फेंकती है तो उसका पोटेंशियल लगाने की उसको ज़रूर नहीं होती, बॉल अपने आप काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होकर ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच लेती है। ओके, हम दोबारा देखते हैं। पॉइंट ऑफ मास अंडर ग्रोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर द ग्रेविटी। अब ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक है इसमें कि पॉइंट ऑफ मास, ये जो जिंट है उसके बीच का जो सेंटर होता है दैट इज़ पॉइंट ऑफ मास अंडर गोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर द ग्रेविटी। अब उसके जो इर्द गिर्द जो पिंजरे होते हैं जिस पे पैसेंजर बैठते हैं और उसको लेके वो गोल गोल घूमता है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो गोल घूमेगा वो अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, हम इसे पॉइंट ऑफ मास भी कह सकते हैं, सेंटर से का और आउटर जो जहाँ पे पैसेंजर बैठते हैं उसका। अब यहाँ पे कुछ केसेस होती है कि ये किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहली केस है मास टाइड टू अ स्ट्रिंग। अब जो मास होता है वो उस पर बैठा हुआ रहता है और टू अ मान के जो लो जहाँ पे पैसेंजर बैठे हैं उसे हम बॉब इंडिकेट करेंगे। ओके, और वो कैसे गोल गोल लेके घूमता है, उसको गोल गोल लेके गोल घूम रहा है। अ बॉब टाइड टू द मासलेस इन एक्सटेंसिबल एंड द फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। जो भारी भरकम रॉड होते हैं जो पैसेंजर से वो सेंटर के कनेक्ट होते हैं उसे हम कहेंगे मासलेस इन एक्सटेंसिबल एंड द फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग कहेंगे। इट इज़ व्हील्ड अलॉन्ग द वर्टिकल सर्कल। और वो कैसे गोल कैसे घूमती है, वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। सो दैट द बॉब परफॉर्म द वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड स्ट्रिंग रोटेड वर्टिकली प्लेन। अब जो बॉब का मतलब इस जिंट व्हील में हम पैसेंजर को कहेंगे, और जो रॉड के वजह से जो गोल घूमते हैं वो स्ट्रिंग रोटेड वर्टिकली प्लेन कहेंगे। एट एनी पोजिशन ऑफ द बॉब देयर आर द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब। अब ये एग्जांपल में हमें जो बॉब है उसमें दो फोर्स उसको वर्क करते हैं। एक इट्स वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, mg वर्टिकली कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। ओके, विच इज़, और वो वैल्यू कैसी होगी उसकी, कांस्टेंट होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, द फोर्स ड्यू टू द स्ट्रिंग एंड टूवर्ड द सेंटर इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस पीरियोडिकली विद द टाइम एंड लोकेशन। अब जो स्ट्रिंग और सेंट्रीपिटल फोर्स जो अप्लाई होता है इस फोर्स ड्यू टू द स्ट्रिंग का और सेंटर के तरफ जो होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा चेंज होते रहता है पीरियोडिकली। उसके हमने देखा होगा कि कभी उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और कब जब चाहे हम उसको क्या कर सकते हैं, कम करते हैं। तो इसलिए उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, जो उसका सेंटर होता है, तो उसकी स्पीड हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। टूवर्ड द सेंटर इस मैग्नीट्यूड चेंजेस पीरियोडिकली विद द टाइम एंड लोकेशन। टाइम और लोकेशन के हिसाब से उसकी स्पीड अलग अलग होती है। ठीक है, अब उसी को अगर हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि यहाँ पे हम उसके पॉइंट के हिसाब से हम उसको इंडिकेट करेंगे।
कि अपर मोस्ट पॉइंट में उसको कितनी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। फिर वही जब वो ए पॉइंट से बी पॉइंट के तरफ आता है तब उसकी कितनी होगी, फिर सी पॉइंट पे कितनी होगी और डी पॉइंट पे कितनी होगी। तो ए पॉइंट पे उसका टेंशन कितना लगेगा, बी पॉइंट पे उसका टेंशन कितना होगा, सी पॉइंट पे कितना होगा और डी पॉइंट पे टेंशन कितना होगा। ओके, तो ये सारे और ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी और बी पॉइंट में और सी और डी पॉइंट में वेलोसिटी कितनी लगेगी, ये सारी चीज़ें हम इस इक्वेशन में कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख के अपर मोस्ट पोजीशन ए वाले। तो आपको सबसे पहले डायग्राम को देखो, ए वाले पॉइंट पे आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो आपको ये पूरा डायग्राम अच्छी तरीके से लर्न हो जाना चाहिए। कौन से पॉइंट में कौन सा सिंबल है ये आपको याद रखना है। ओके, हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपर मोस्ट पोजीशन है। ए दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको, वर्टिकली डाउनवर्ड में mg दिख रहा है। टेंशन टी ए वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड में ही आ रहा है और वो पॉइंट को ए इंडिकेट किया है। उस हिसाब से हमारा एक्सप्रेशन कैसे बनता है, बोथ द वेट mg एंड द फोर्स टेंशन टी ए आर द डाउनवर्ड, दोनों के दोनों को कहाँ पे मूव हो रहे हैं, डाउनवर्ड पे। सो देयर रिजल्टन यूज़ ओनली द सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब दोनों का फोर्स क्या होगा, एक ही होगा जो कि सेंटर के तरफ मूव हो रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सो वेलोसिटी ए बोले तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए, वी ए को क्या कहेंगे हम, वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज़ द स्पीड एट द अपर मोस्ट पॉइंट, और अपर मोस्ट पॉइंट को ए इंडिकेट किया है। सो उस हिसाब से वी गेट, तो क्या होगा, mg और टेंशन ए दोनों प्लस इक्वल्स टू क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फॉर्मूला क्या है सेंट्रीपिटल का, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी जो हम बात कर रहे हैं वो ए पॉइंट की बात कर रहे हैं। ओके, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये इक्वेशन 1 हो गया। फॉर द मिनिमम पॉसिबल स्पीड एट दिस पॉइंट पुट टी ए इक्वल्स टू 0। अब हम बात करते कि टेंशन मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम अगर पॉसिबल मिनिमम उसका टेंशन अगर कितना होगा। ठीक है, मिनिमम टेंशन की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे। अगर किसी भी वैल्यू के साथ में मिनिमम अगर बोला तो मिनिमम कितना होता है, जो 0 होता है। ठीक है, तो टेंशन मिनिमम हमने 0 इंडिकेट किया। तो ऊपर इक्वेशन 1 में हमने टी ए की वैल्यू पुट कर दिया, तो एम जी प्लस टी ए की जगह 0 लिख दिया, एम वी स्क्वायर ए अपॉन आर। अब यहाँ पे रेड शेडेड में मैंने किया है, तो यह एम एम क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है, अब आर को इक्वल के उस साइड में लेके जाएंगे और वी स्क्वायर का स्क्वायर हटा के इक्वल में क्या हो जाएगा, वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी। ठीक है, तो वी ए मिनिमम इक्वल्स टू आर जी होता है, यानी किसी भी वेलोसिटी को ऊपर से नीचे अगर लेना है तो मिनिमम कितनी स्पीड लगेगी, तो मिनिमम स्पीड लगेगी उसकी अंडर रूट ऑफ आर जी। ठीक है, ये इक्वेशन याद रखना। अब लोअर मोस्ट पोजीशन बी की बात करेंगे। ठीक है, अब लोअर मोस्ट बी पोजीशन में बात करना है, तो ये डायग्राम में देखो आपको दिख क्या रहा है। लोअर मोस्ट बी में क्या हो रहा है कि वेट जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह वर्क कर रहा है, सेंटर से बाहर जा रहा है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ जो इक्वेशन जा रहा है वो टेंशन बी है। वो टेंशन कितना होता है, 6 mg प्लस टी ए, इतना उसका इक्वेशन होता है। तो इसी को हम सॉल्व आउट करेंगे। द फोर्स ड्यू टू द टेंशन टी बी इज़ वर्टिकली, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है, टूवर्ड द सेंटर एंड अपोजिट टू द एम जी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इफ़ वी बी इज़ द लोअर मोस्ट पॉइंट, सो वी गेट, अगर हम वी बी उसकी वेलोसिटी अगर लोअर मोस्ट पॉइंट में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कैसे होगा, तो देखेंगे, हम देखेंगे टी बी माइनस एम जी, क्यों, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो टी बी माइनस एम जी इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स के कंपैरिजन में ही आएगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम बी स्क्वायर अपॉन आर होगा। वाइल कमिंग डाउन फ्रॉम द अपर मोस्ट टू द लोअर मोस्ट, यानी ऊपर से नीचे के तरफ जब वो फोर्स अप्लाई होता है, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट के तरफ जब वो आता है, द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज़ 2r। तो कैसा होगा, 2 रेडियस होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2r, बोले तो डबल रेडियस होगा। एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, ऊपर के मैंने एग्जांपल में बताएगा कि ऊपर से नीचे आने के लिए क्या होता है, पोटेंशियल नहीं होता, तो वो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी उसका 0 होता है, तो वो ऊपर की से नीचे की तरफ जो कोई चीज़ आती है तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम देखते हैं हमारा
देयरफॉर इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमने टीबी के जगह टीबी की वैल्यू रख दी, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है टीबी इक्वल्स टू 6 mg प्लस टी है, और एम के जगह जहाँ पे हमने उसकी वैल्यू क्या है डबल है, तो एम जी इक्वल्स टू 2r लिख दिया। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वेयर अपॉन आर माइनस हाफ एम ए स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, ये सारी इक्वेशन की फॉर्मूला है जो हमने कंपैरिजन किया इसको। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमारे, हाफ एम आर। ओके, ब्रैकेट में क्या होगा, वी बी स्क्वेयर माइनस वी ए स्क्वेयर। ओके, अब हमने इसमें कैंसिल क्या होता है, यम कैंसिल होगा। ठीक है, 2 कैंसिल और 2 को इक्वल के उस साइड में लेके जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4rg। ठीक है, सो वी बी स्क्वेयर माइनस 4a स्क्वेयर इक्वल्स टू ये होता है हमारा 4rg। ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। पुट द इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 4। अब हमारा जो ऊपर में हमने इससे पहले इक्वेशन 2 निकाला था, इक्वेशन 2 क्या था कि वी ए मिनिमम इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ rg। ये इक्वेशन हम किस में पुट करेंगे, ये हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। तो जब ये वैल्यू पुट हो जाएगी तो हमारे पास आंसर क्या आता है, वी बी स्क्वेयर माइनस अंडर रूट ऑफ आर जी होल स्क्वेयर। स्क्वेयर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, इक्वल्स टू 4g। तो माइनस की वैल्यू इक्वल के उस साइड में ला देंगे तो क्या हो जाएगा, वी बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 4rg प्लस rg। अब एक 1rg है, दूसरा 4rg, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5rg। अब वी बी का स्क्वायर हटा के इक्वल के अपोजिट साइड में वो जो वैल्यू है वो अंडर रूट में आ जाएंगी, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ 5rg। ओके, तो इसको यानी मिनिमम कितनी स्पीड होगी बी पॉइंट पे, तो वो होगी अंडर रूट ऑफ 5rg। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 5। सो सब इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब हमें कंपैरिजन करना है, क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। क्या सब्सट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 के साथ सब्सट्रैक्ट करना है। तो क्या होगा, तो ये होगा एम जी प्लस टी ए इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर ए अपॉन आर टी बी माइनस एम जी। ओके, सो इक्वल्स टू क्या हो जाता है वो एम बी स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सो टी बी माइनस टी ए माइनस 2mg होगा इक्वल्स टू एम आर, जो कॉमन निकाल दिया हमने, एम आर कॉमन निकला तो वी बी स्क्वेयर माइनस वी ए स्क्वेयर इतना बच जाता है। दोनों में क्या यम कैंसिल हो जाएगा, तो यूजिंग इक्वेशन 4 हम अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो टी बी माइनस टी ए इक्वल्स टू क्या हो जाता है 1 अपॉन आर 4r mg प्लस 2mg, आर कैंसिल हो जाएगा। सो टी बी माइनस टी ए, अब दोनों वैल्यू को प्लस कर दिया तो टी बी माइनस टी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6mg। ओके, सो टी बी माइनस टी ए इक्वल्स टू 6mg होता है, ये होता है हमारा इक्वेशन नंबर 6। ओके, सो पोजीशन व्हेन स्ट्रिंग इज हॉरिजेंटल सी एंड डी। अब सी और डी की जो पोजीशन होती है वो दोनों की इक्वल ही होती है, सेम होती है। अब उसकी वैल्यू क्या होगी, सी पॉइंट में कितनी वेलोसिटी होंगी और डी पॉइंट में कितनी होगी। सी पॉइंट में जितनी वेलोसिटी होती है उतनी ही डी पॉइंट की वेलोसिटी होगी। आगे देखते हैं, द फोर्स ड्यू टू द टेंशन इज ओनली फोर्स टूवर्ड द सेंटर as the weight mg is perpendicular to the tension, so centripetal force used to change direction of the velocity and mg used to change the speed। यानी दोनों डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स उसमें अप्लाई होता है और उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का क्या होता है, चेंज होता है। mg यूज टू चेंज द स्पीड, और जो mg होती है वो उसकी स्पीड को चेंज कर देता है। सो यूजिंग द सिमिलर मैथमेटिक्स इट कैन बी शोन दैट इज टेंशन c माइनस टेंशन ए इक्वल्स टू टेंशन डी माइनस टेंशन ए। सो टी ए कैंसल, सो टी सी इक्वल्स टू टी डी होगा। अब वो दोनों इक्वल कितना होता है 3mg। तो मिनिमम सी पॉइंट में वेलोसिटी, मिनिमम डी पॉइंट पे वेलोसिटी, दोनों का स्क्वायर होगा। कैलकुलेट करने के बाद फाइनली हमारा आंसर आता है अंडर रूट ऑफ 3rg। ओके, तो इस तरीके, तो चलो दोस्तों अब हम देखते हैं अपने ऑर्बिटरी पोजीशन क्या होती है। Force due to the tension and weight along neither along the same line or nor perpendicular, जिसमें टेंशन और वेट ये ना ही एक दूसरे के सेम लाइन में होता है और ना ही वो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे से। तो होता कैसा ही है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेट इज़ यूज टू चेंज स्पीड
वाइल गोइंग अप एंड इंक्रीज। अब उसकी स्पीड चेंज कब होती है? जब वो ऊपर की तरफ जाता है तब उसकी स्पीड कम होती है, और जैसे ही वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो उसकी स्पीड कैसी होती है? एकदम से इंक्रीज़ हो जाती है। होता है ना, अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए अगर जाते हैं तो वो थोड़ा सा पेशेंस लगता है, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसको कम समय लगता है या उसकी स्पीड इंक्रीज़ होती है। इसमें हम देखेंगे केस सेकेंड, मास टाइड टू द रोड। कंसिडर अ बॉब टाइड टू द रॉड एंड व्हील्ड अलोंग द वर्टिकल सर्कल। मान कर रिजिड बॉडी से हमने एक बॉब अटकाया और उसको हम गोल घुमा रहे। The basic difference between the rod and the string is that the string need a same tension at all the point include the uppermost point। जिसमें क्या होता है, रॉड और स्ट्रिंग की एक ख़ास बात ये हम देखेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस ये होता है रॉड और स्ट्रिंग के इसमें, कि जब हम से दोनों में क्या होता है कि हमें सेम टेंशन जब अप्लाई करने की बात आती है तो अपर पॉइंट ज़ीरो स्पीड होता है, द पॉसिबल एट द अपर मोस्ट पॉइंट। यानी दोनों के बीच में अगर हम बात करें, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रॉड एंड द स्ट्रिंग इज़ दैट द स्ट्रिंग नीड अ सम टेंशन एट ऑल द पॉइंट इंक्लूड द अपर मोस्ट पॉइंट। जीरो स्पीड पॉसिबल एट द अपर मोस्ट पॉइंट, और जीरो स्पीड जो पॉसिबल होती है वो सिर्फ अपर मोस्ट पॉइंट पे ही होती है। अब वी लोअर मास मतलब वेलोसिटी हम लोअर मास में देखेंगे और वो भी मिनिमम स्पीड देखेंगे उसकी। सो वी लोअर मोस्ट मिनिमम इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 RG इक्वल्स टू 4 को हम रूट के बाहर निकाल देंगे तो उसका रूट क्या होता है 4 का 2, RG अंडर रूट में ही रहेंगी। सो वी मिनिमम एट द रॉड हॉरिजेंटल पोजीशन। अब जब रॉड हॉरिजेंटल पोजीशन में जब आता है तो कितना होता है अंडर रूट ऑफ 2 RG। इनडायरेक्टली हम देखेंगे तो टी लोअर मोस्ट माइनस टी अपर मोस्ट इक्वल्स टू कितना होगा, दोनों का डिफरेंस 6 mg इतना होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं स्पेयर ऑफ डेथ, मृत्यु का गोल। बगल में जो आपको इमेज दिखाई दे रही है वो आपने किसी सर्कस में या किसी मेले में आपने देखे होंगे कि एक ग्लोब होता है और उसके अंदर उस पेयर के अंदर तरह तरह के जो स्टंट मैन होते हैं वो बाइक रोटेट करते रहते हैं। अब क्या होता है ये देखते हैं। दिस इज़ अ पॉपुलर शो इन अ सर्कस में बहुत बार आपने देखा होगा। ड्यूरिंग दिस इसमें 2 व्हीलर राइडर और द राइडर्स अंडरगो द राउंड इनसाइड द हॉलो स्पेयर। वो खाली स्पेयर के अंदर 2 व्हीलर बाइक राइडर गोल गोल घुमाते हैं। स्टार्टिंग विद द स्मॉल हॉरिजेंटल सर्कल, स्टार्टिंग में एक छोटे गोल में वो घूमना चालू करते हैं। दे इवेंचुअली परफॉर्म द रिवॉल्यूशन अलॉन्ग द वर्टिकल सर्कल, और धीरे धीरे अपनी स्पीड इंक्रीज़ करके वो बीच वाले लंबा राउंड लेते हैं राइड घुमाने के लिए। द डायनामिक ऑफ दिस वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज़ द सेम एज दैट ऑफ द पॉइंट ऑफ मास टाइड टू द स्ट्रिंग। यही सेम कंसेप्ट डायनामिक वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी सेम यही कंसेप्ट होता है, एक्सेप्ट दैट द फोर्स ड्यू टू द टेंशन T इज़ रिप्लेस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N। यहाँ पे जो टेंशन होता है, पेंडुलम में टेंशन अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे ग्लोब में जो स्पेयर होता है उसमें टेंशन जो रिप्लेस होता है नॉर्मल रिएक्शन में, जो कि उस राइडर को बैलेंस करके रखता है उस स्पेयर में। इफ़ यू हैव सीन दिस शो ट्राई टू विजुअलाइज दैट इनिशियली देयर आर द नियरली हॉरिजेंटल सर्कल। अगर आप ध्यान से अगर उसको ऑब्जर्व करोगे, जब कभी भी आपको देखने का मौका मिले, तो वो क्लियरली हॉरिजेंटल सर्कल ही अप्लाई करते हैं रोटेट होने के लिए। द लीनियर स्पीड इज़ मोर फॉर द लार्जर सर्कल बट एंगुलर स्पीड that is frequency is more for the smaller circle while the starting or stopping. So this is as the per the theory of conical pendulum। तो यही से सारा कंसेप्ट कोनिकल पेंडुलम में भी अप्लाई होता है। अब कुछ बात इसमें याद करने वाली है। इक्वेशन 1.50 इज़ द इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड R। अगर हम 1.15 का अगर इक्वेशन देखेंगे, डायग्राम अगर आप उसमें देखेंगे तो इसमें वेलोसिटी और रेडियस कैसा होता है, नहीं होती है। ए पॉइंट पे जो टेंशन होता है कैन नेवर बी एग्जैक्टली इक्वल टू ज़ीरो इन द केस ऑफ स्ट्रिंग। उसका स्पीड जो होगी वो टेंशन कुछ भी होगा लेकिन ज़ीरो नहीं होगा इन केस ऑफ स्ट्रिंग की। इल्स द स्ट्रिंग विल बी द स्लैक, अगर वो गिर भी जाए स्लैक भी होता है तो भी सेम रहेगा। और टेंशन भी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 6 mg।
ओके, नन ऑफ द सेकेंड पॉइंट देखते हैं, नन ऑफ द पैरामीटर इंक्लूडिंग द लीनियर एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट ड्यूरिंग द सच मोशन। और इसमें जो हम बात करते हैं कि लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट रहती है इस मोशन में। ऑब्वियसली काइनेमेटिकल इक्वेशन गिवन इन द टेबल आर नॉट अप्लीकेबल, लेकिन काइनेमेटिकल का इक्वेशन इसमें अप्लीकेबल नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट, we can determine the position vector or the velocity at any instant using the energy conservation, but as the function of the radius vector is not integrable theoretically it is not possible to determine the period or the frequency। अगर इसमें हम theoretically अगर हम बात करते हैं तो हम frequency और period इसमें determine नहीं कर सकते exactly। हाउएवर एक्सपेरिमेंटली द पीरियड कैन बी मेज़र, लेकिन एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं लैब में तो वो हम मेजर कर सकते हैं। इक्वेशन अपन 1.10 एंड द 1.13 अगर आप देखोगे, सो गिव द ओनली द रिस्पेक्टिव मिनिमम स्पीड एट द अपर मोस्ट एंड द लोअर मोस्ट पॉइंट। इसमें मिनिमम स्पीड अपर मोस्ट और लोअर पॉइंट में हमने निकाली है। एनी हायर स्पीड ओबेइंग द इक्वेशन 1.14 आर अलाउड, और बाकी जो भी हायर स्पीड होती है वो हमने 1.14 में इस इक्वेशन में बताया है। इन द रियलिटी वी हैव द कंटिन्यूसली सप्लाई द सम एनर्जी टू डिटरमाइन द एयर रेजिस्टर। और रियलिटी में अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली हम सप्लाई करते हैं सम एनर्जी का एयर में रेजिस्टेंस में। तो ये जो पॉइंट है ये आपको सारे बुक को एक बार आप रीड कर दोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं व्हीकल ऑन अ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। अगर आपने कुछ अगर अम्यूज़मेंट पार्क में गए होंगे तो कुछ तरीके की एक गाड़ी होती है जो आपको ऊपर से नीचे की तरफ वो स्लाइड ओवरिंग करती है, जो कि कर्व पाथ से आपको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लेके जाती है, जो राइड का मज़ा देती है आपको। अब यहाँ पे दिया है वो ऑब्जेक्ट है जहाँ पे आप बैठे होगे या जो गाड़ी है उसको बैलेंस कैसे करता है। ऊपर में नॉर्मल यन रहता है और नीचे में क्या होता है mg, और जो टर्न होता है कर्व वाला हिस्सा होता है दैट इज़ कॉन्वेक्स ओवर द ब्रिज कहेंगे हम। सी ये अपना सेंटर होता है और सी से जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ रेडियस आर। ठीक है, सो अब हम देखेंगे व्हीकल एट द टॉप कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज का इक्वेशन। हियर द फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर। जब इसमें फोर्स अप्लाई होता है तो इसमें दो चीज़ें देखी जाती है। एक तो पहला वेट कितना है दैट इज़ mg, दूसरा भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n, बोथ अलॉन्ग द वर्टिकल लाइन। दोनों ही कैसे चाहिए हमें, वर्टिकल लाइन में चाहिए लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी, और ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत लगेंगी हमें। हियर इफ़ द व्हीकल एट द अपर मोस्ट पोजीशन, व्हीकल जो होता है अपर मोस्ट पोजीशन में होता है, स्पीड भी एट द अपर मोस्ट पॉइंट, और उसकी स्पीड भी हम अपर मोस्ट पॉइंट से ही कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, mg माइनस n इक्वल्स टू mv² अपॉन r। mg ऑब्जेक्ट का वेट, n नॉर्मल रिएक्शन, इक्वल्स टू क्या है दोनों mv² r सेंट्रीपिटल फोर्स। तो स्पीड इंक्रीज, n गोज़ ऑन द डिक्रीजिंग। अगर उसकी स्पीड इंक्रीज़ होती है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, उसकी डिक्रीज़ होगी। नॉर्मल रिएक्शन इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट, सो दस फॉर द जस्ट मेंटेनिंग द कॉन्टैक्ट n इक्वल्स टू 0। तो कॉन्टैक्ट मेंटेनिंग करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन हमेशा 0 रहेगी इसमें। दिस इम्पोजेस एंड द अपर लिमिट ऑन द स्पीड एज द v मैक्स इक्वल्स टू rg। और उसकी इसमें मैक्सिमम स्पीड अगर होगी तो कितनी होगी, तो मैक्सिमम स्पीड उसकी होंगी √rg। ओके, अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है जो अभी हमने इक्वेशन देखा है उसके बारे में। डू यू नो, क्या आपको पता है, रोलर कोस्टर इज़ अ कॉमन इवेंट इन द amusement park, and during this ride all the part of the vertical circular motion described above can be experienced. The major force of the experience during this is the normal reaction force. So those who have the experience this should try to recall the changes in the normal reaction experience by us during the various park at the time. और अब रोलर कोस्टर में आप अम्यूज़मेंट पार्क में कभी गए घूमने होंगे। जब गाड़ी स्टार्ट होती है उसमें तो स्पीड थोड़ी सी कम होती है, और जैसे जैसे वो ऊपर जाती है तो धीरे धीरे करके वो अपने को ऊपर तक लेके जाता है। लेकिन जैसे वो ऊपर से नीचे आता है इतनी स्पीडली वो नीचे आता है कि उसकी स्पीड अलग अलग आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो वही रोलर कोस्टर में चेंज इन स्पीड का यहाँ पे एग्जांपल कहा गया है।
यूज़ योर ब्रेन पावर। अब आपको पता दिमाग लगाना है इसमें। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड टू हैपन इफ़ वन ट्रैवल फास्ट ओवर द स्पीड ब्रेकर। क्या होगा अगर कोई गाड़ी स्पीडली बाइक चला रहा है, मान के लो उसको 40-50 की स्पीड है, अचानक ब्रेकर आता है फास्ट करके उस ब्रेकर को जंप करता है, तो क्या होगा और क्यों होगा, ये भी आपको बताना है। हाउ डज़ द नॉर्मल फोर्स ऑन द कॉन्केव सस्पेंशन ब्रिज चेंज व्हेन द व्हीकल इज़ ट्रैवलिंग ऑन विथ द कांस्टेंट स्पीड। अगर कांस्टेंट स्पीड भी अगर हम मेंटेन करते हैं तो नॉर्मल फोर्स उसका कॉन्केव सस्पेंशन ब्रिज में चेंज कैसे होगा वो हमें निकालना है। एक यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है सॉल्ड एग्जाम्पल का 1.6 का, देखते हैं। अ टाइनी स्टोन ऑफ मास 20 g is tied in a practically massless, inextensible, flexible string and the wheel along the vertical circles. Speed of the stone is 8 मीटर पर सेकंड है उसकी। एक पत्थर लेना है, उस पत्थर को एक स्ट्रिंग के साथ में अपने को क्या करना है, टाइट करना है और उसको रोटेट करना है। रोटेट करने की जो उसकी वर्टिकल सर्कुलर स्पीड है वो लगभग स्टोन की 8 मीटर पर सेकंड है। व्हेन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू द टेंशन। अब सेंट्रीपिटल फोर्स और उसका टेंशन जब इक्वल होगा, कैलकुलेट करना है हमें उसकी मिनिमम और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अपने को कैलकुलेट करना है। द स्टोन ड्यूरिंग द इंटायर सर्कल में जब हो, लेट थीटा हमें उस समय 0 लेना है क्योंकि इनिशियल पोजीशन में होगा। बी द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग, जो कि उसकी एंगुलर पोजीशन है। व्हेन द स्टोन इज़ एट द लोअर मोस्ट पोजीशन, जब वो लोअर मोस्ट पोजीशन में जब आएगा। डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग, तो हमें उसकी एंगुलर पोजीशन निकालना है स्ट्रिंग की, ठीक है। व्हेन द फोर्स ड्यू टू द टेंशन इज़ न्यूमेरिकली इक्वल, अब जब उसका फोर्स जो होगा इज़ न्यूमेरिकली कैसा चाहिए, दोनों का इक्वल वेट चाहिए स्टोन के साथ, ओके। यूज़ द g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g की वैल्यू हमको 10 मीटर पर सेकंड लेना है एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमको लेना है 1.8 मीटर है, ओके। अब ये इसको इक्वेशन करना है। क्या हो रहा है कि स्टोन बांधा है, उसको अपन गोल घुमा रहे, रोटेट कर रहे हैं, तो उसकी मिनिमम स्पीड कितनी होगी और मिनिमम और मैक्सिमम काइनेटिक स्पीड कितनी होगी, ये हमें निकालना है। साथ में हमें उनकी एंगुलर पोजीशन निकालना है स्ट्रिंग की, ओके। तो ये हमें इक्वेशन को मदद से निकालना है। सॉल्यूशन, व्हेन द स्ट्रिंग इज़ हॉरिजेंटल द फोर्स ड्यू टू द टेंशन इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स। जब स्ट्रिंग हॉरिजेंटल होगी तो उस समय सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा टेंशन के साथ। एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फॉर द मिनिमम एंड मैक्सिमम एनर्जी पोजीशन आर द रेडियस ईच। अब दोनों की जो मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड होंगी तो वो एनर्जी तो उसमें रोटेट लगेंगी रेडियस के साथ में। इफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड द काइनेटिक एनर्जी मिनिमम निकालना है, आर द रिस्पेक्टिव द काइनेटिक एनर्जी एट द अपर मोस्ट एंड द लोअर मोस्ट। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपर मोस्ट में होगी और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम ये होगी हमारी लोअर मोस्ट पॉइंट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम देखेंगे। हमारा फार्मूला हम देख चुके हैं इससे पहले, -12 mr² इक्वल्स टू mgr, ठीक है। एंड द हाफ m8² माइनस काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इक्वल्स टू mgr। तो ये हमने इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करके हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। स्पीड के साथ में v² है के मिनिमम mv², ये हमारा फार्मूला है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम -12 mv²। v की वैल्यू हमारे पास 8 है तो ये लिखा हमने इक्वल्स टू mgr एंड हाफ mv² माइनस काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इक्वल्स टू mgr। v की वैल्यू है हमारी 8 तो ऑब्वियसली 8² हो जाएगा। आगे कैलकुलेट करके हमने वैल्यू पूरी देखी, हाफ लिखा, m की वैल्यू हमारे पास है 0.02, v की वैल्यू 8² है माइनस काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हमें निकालना है, ओके। फिर हमने m की वैल्यू रखी 0.02, r की वैल्यू हमने रखी है इसमें mgr 10, r की वैल्यू हमारी 1.8, ओके। जब दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस माइनस करके जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी मिनिमम आएगा इसका 0.28 जूल। बहुत ही इजी मैथ्स है, आप करके ज़रूर देखिएगा इसको। फिर वही हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फार्मूला अप्लाई करेंगे, -12 दिया हुआ है, उसमें m की वैल्यू है 0.02, वेलोसिटी दिया है 8² इक्वल्स टू m की वैल्यू है 0.02,
जी है हमारा 10 और आर है हमारा 1.8। इसको भी हम अगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा हाफ mv² मैक्सिमम इक्वल्स टू जो होगा वो होगा 1 जूल। ठीक है, v मैक्सिमम इक्वल्स टू √2 काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपॉन यम, ये फार्मूले में अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्वल्स टू, और आपका आंसर आएगा कैलकुलेट करने के बाद 10 मीटर पर सेकंड इनवर्स एट द लोअर मोस्ट पोजीशन फॉर विच। और लोअर मोस्ट पोजीशन में हम जब देखेंगे तो थीटा इक्वल्स टू होता है 0। ठीक है, और लोअर मोस्ट पोजीशन का फार्मूला क्या देखा था हमने, t माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू mv² अपॉन आर एट एनी एंगल थीटा वेयर द स्पीड इज़ v। हर एंगल में अपन लेते हैं तो स्पीड की जो होती है वो सेम होती है v, एंड दस t कितना होगा, t इक्वल्स टू mg। सो वी गेट, ये वैल्यू हम पुटअप करेंगे ऊपर वाले इक्वेशन में। सो t के जगह mg लिखा, mg ऑलरेडी पहले था कॉस थीटा जैसा का वैसा, mv² अपॉन आर एज इट इज़। कॉमन क्या निकलेगा इसमें अगर हम सॉल्व आउट करते हैं तो हमारा mg पहले कॉमन निकलेगा, फिर r होगा, mg कॉमन निकला, यम अपोजिट साइड में कैंसिल हो जाएगा, बचा rg 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू v² हो जाएगा। ठीक है, अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट द एंगुलर पोजीशन थीटा इज़ r1 माइनस कॉस थीटा है। सो दस द एनर्जी इक्वेशन एट दिस पोजीशन कैन बी रिटर्न है। अब इसी एनर्जी इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, वही ऊपर का फॉर्मूला हम फिर से अप्लाई करेंगे। हाफ यम v² 10 ले लिया हमने, हाफ mv² इक्वल्स टू mg r1 माइनस कॉस थीटा है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें a वाला इक्वेशन हमने इसमें पुट किया है, v² के जगह हमने rg 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू पुटअप की है। इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू 50 माइनस हाफ rg 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू rg 1 माइनस कॉस थीटा होगी। कैलकुलेशन करने के बाद 50 इक्वल्स टू 3/2 rg 1 माइनस कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा को एक साइड में कर दीजिए, बाकी इक्वेशन इक्वल के उस साइड में लेके जाइए। तो कैलकुलेट करने के बाद कॉस थीटा इक्वल्स टू -23/27 होगा। फाइनली हमारी थीटा की जो वैल्यू आएगी वो होगी 148 डिग्री 25 मिनट्स, इतना हमारा ये होगा। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी बच्चों का।